Hello everyone, welcome to the today's class. Today we will discuss about the history of microbiology. Okay, so सबसे पहले हमारे मन में यही क्वेश्चन आता है कि जो माइक्रोबायोलॉजी डिस्कवर हुई आखिर उसकी हिस्ट्री क्या है. ओके, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले बात आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. तो इसके बारे में डिस्कशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ ये हम अभी इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहली बात है कि जो जैनिज्म है उसमें सिक्स्थ सेंचुरी बीसी में भगवान महावीर ने सबसे पहले स्मॉल ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था. एंड उसके बाद जो वैरो एंड कॉलुमेला जो हैं उन्होंने सब इनविजिबल ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया. एंड उन्होंने कहा इनको एनिमेलिया माइन्यूटा नाम दिया. सो ये भगवान महावीर और वैरो एंड कॉलुमेला का जो एग्जाम्पल है ये काफी सेंचुरी पुराना है और तभी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस बताया जाता है. क्लियर एवरीवन. नाउ मूविंग ऑन द. तो अब यहाँ पर आप देखिए एंटोन वान ल्यूवेनहॉक जो है 1676 में साइंटिस्ट थे एंड ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व्ड अबाउट द बैक्टीरिया. और इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में अपना सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप खुद ने ही बनाया था. ही is constructed by himself and उन्होंने यहाँ बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया और इन बैक्टीरिया को जो अपना नाम दिया दैट इज लिटिल एनिमल्क्यूले. ओके, इन्होंने लिटिल एनिमल्क्यूले कहा और एंटोन वान ल्यूवेनहॉक जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे इन्होंने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था. क्लियर. देन उसके बाद एडवर्ड जेनर की बात आती है. एडवर्ड जेनर 1796 के बाद इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन के बारे में बताया था. इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन वर्ड का इस्तेमाल किया था और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डेवलप किया था. क्लियर. एंड ही ऑल्सो यूज काउपॉक्स वायरस टू इम्यूनाइज चिल्ड्रन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स फ्रॉम विच द टर्म वैक्सीन हैज बीन डिराइव्ड. इन्होंने काउपॉक्स वायरस लिया चिल्ड्रंस को इम्यूनाइज करने के लिए अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स डिजीज और यहीं से फिर इन्होंने वैक्सीन टर्म डिराइव की. क्लियर एवरीवन. अब यहाँ बात आती है फर्दर इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए वही प्रिंसिपल आज भी वैक्सीन डेवलप करने के लिए यूज आते हैं. क्लियर. तो होपफुली आप लोगों को यहाँ वैक्सीन के लिए जो इनिशिएशन मिला था डिस्कवरी के लिए वो चीज आपको समझ में आ गई होगी. आगे बढ़ते हैं. अब बात आती है लुईस पाश्चर की. सो लुईस पाश्चर का जो एरा है वो 1822 से लेकर 1895 का है और लुईस पाश्चर का जो है बहुत बड़ा योगदान है माइक्रोबायोलॉजी को लेकर. इन्होंने काफी सारे कंसेप्ट और काफी सारे इंस्ट्रूमेंट भी डेवलप किए थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है. क्लियर. अब यहाँ इन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल प्रपोज किए वो मैं आप लोगों को बताता हूँ. सबसे पहले इन्होंने जो प्रिंसिपल प्रपोज किया वो था फर्मेंटेशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. सो फूड का जो प्रिजर्वेशन करना होता है थ्रू फर्मेंटेशन वो इन्होंने बताया, उसका प्रिंसिपल इन्होंने दिया. फर्दर इन्होंने स्टरलाइजेशन टेक्निक के बारे में भी बताया और इन्होंने स्टीम स्टरलाइजेशन, हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव डेवलप किए. तो ये काफी ज्यादा जो है ये सारे मींस हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव जो स्टरलाइजेशन प्रोसीजर में आज भी काम आ रहे हैं. तो आप समझ सकते हैं कि लुईस पाश्चर ने कितना आगे तक का सोचा था. ओके. फर्दर इन्होंने जो मेथड डेवलप किया वो पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क का था. मींस मिल्क को किस तरह से पास्चुराइज किया जाएगा, उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह से रिमूव किया जाएगा, उसका मेथड भी इन्होंने ही डेवलप किया था. फर्दर ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द वैक्सीन डेवलपमेंट. इन्होंने वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए भी काफी योगदान दिया था. यहाँ पर इन्होंने एंथ्रैक्स, फॉल कोलेरा और रेबीज वैक्सीन के लिए वैक्सीन डेवलप किया था. और आगे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिजीज की जो थ्योरी थी उसको डिसअप्रूव किया था. इस थ्योरी में ये बताया गया था कि जो वेपर होता है और जो बैड एयर होती है उसी से डिजीज होती है. बट इन्होंने ये बताया था कि जो पर्टिकुलरली बैड एयर जो वेपर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे डिजीज होती है, ना कि बैड एयर से और वेपर से डिजीज होती है. इसके अलावा इन्होंने लिक्विड मीडिया कंसेप्ट दिया, जैसे कि इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी में न्यूट्रिएंट ग्रोथ का यूज करके इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करी. क्लियर. तो आज भी हम न्यूट्रिएंट ग्रोथ बनाते हैं माइक्रोबायोलॉजी की लैब में, आप सभी को पता है.
फर्दर इनको जो है इन्होंने पाश्चर इंस्टीट्यूट के ये फाउंडर है। पाश्चर इंस्टीट्यूट आप सभी को पता है पेरिस में सिचुएटेड है। कभी कभी ये क्वेश्चंस आप लोगों के एमसीक्यू में आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वह पाश्चर इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, तो अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, वहां आपको पेरिस करेक्ट करना होगा। क्लियर एवरीवन? नाउ लुकिंग ऑन द जोसेफ लिस्टर 1867, लुक एट द फिगर ऑफ जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर जो है उनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बोला जाता है। ओके, क्यों इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बोला जाता है? क्योंकि यही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डिसइंफेक्टेंट का यूज किया था। यहाँ पर इन्होंने डिसइंफेक्टेंट का यूज करके जो भी ऑपरेशन थिएटर में यूटेंसिल्स होते हैं या फिर गैजेट्स होते हैं उनको कार्बोलिक एसिड का यूज करके इन्होंने स्टरलाइज किया था। साथ ही साथ में जो वुंड्स होते हैं पेशेंट के उनको भी इन्होंने डिसइंफेक्टेंट से क्लीन किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बोला जाता है। ओके एवरीवन, फर्दर रॉबर्ट कॉच की बात करते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट कॉच का भी काफी बड़ा योगदान है। इनका जो एरा था वो 1843 से लेकर 1910 तक था और इनका कंट्रीब्यूशन रिमार्केबल था इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ही वाज द जर्मन प्रैक्टिशनर। ओके, और इन्होंने ही सबसे पहले सॉलिड मीडिया फॉर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया का कंसेप्ट दिया था। यहाँ पर एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि जो रॉबर्ट कॉच थे उनका जो असिस्टेंट थे, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने ही रॉबर्ट कॉच को बताया था कि अगार को हम यूज करके इसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं। ओके, एंड फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। तो जो प्योर कल्चर हम लेबोरेटरी में करते हैं वहां पर बैक्टीरिया का जो आइसोलेशन करते हैं उसका मेथड भी रॉबर्ट कॉच ने ही बताया था। फर्दर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो हम बैक्टीरिया की मोटिलिटी का टेस्ट करते हैं उसके लिए हम हैंगिंग ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल लेबोरेटरी में करते हैं। आप माइक्रोबायोलॉजी के जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आप लोगों को पता लग जाएगा कि हैंगिंग ड्रॉप मेथड का भी हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो वो जो मेथड डेवलप किया था वो रॉबर्ट कॉच ने ही डेवलप किया था। फर्दर ही डिस्कवर्ड मैनी बैक्टीरिया सच एज एंथ्रेक्स बैसिलाई, ट्यूबरकुलाई बैसिलाई एंड कोलेरा बैसिलाई, और इन्होंने एनिलीन डाई से स्टेनिंग टेक्निक को भी डेवलप किया था। क्लियर एवरीवन? फर्दर इन्होंने जो है कॉच फिनोमिना दिया था। यहाँ कॉच फिनोमिना का मतलब क्या है वो समझिए। इन्होंने सबसे पहले किया क्या, ग्यूनिया पिग थे, उन ग्यूनिया पिग के अंदर जो ट्यूबरकुलाई बेसिलाई से वो इन्फेक्टेड थे। अब अगर इन्होंने इन्फेक्टेड ट्यूबरकुलाई बेसिलाई ग्यूनिया पिग के अंदर अगर दोबारा से ट्यूबरकुलाई बेसिलाई को इंजेक्ट किया तो यहाँ पर ग्यूनिया पिग के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि ग्यूनिया पिग के अंदर ऑलरेडी ही एंटीबॉडी डेवलप हो गए ट्यूबरकुलाई बेसिलाई के अगेंस्ट में, इसीलिए वहां पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो गई। तो इसी ऑब्जर्वेशन को जो है कॉच फिनोमिना बोला जाता है। यहीं से इन्होंने फर्दर और भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को की जो रिजल्ट आया उसी से इन्होंने कॉच पोस्टुलेट्स दिए। वो अभी हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। अभी आप देखिए यहाँ पर जो रॉबर्ट कॉच ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वहां पर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने हेल्दी माउस लिया। हेल्दी माउस का उन्होंने ब्लड विथड्रॉ किया और ब्लड में देखा कि कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में उन्होंने एक माउस लिया और उस माउस में जो डिजीज्ड माउस था उस डिजीज माउस का उन्होंने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। ब्लड सैंपल में उन्होंने देखा कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म उनको मिल रहे हैं। इन ऑर्गेनिज्म को उन्होंने आइसोलेट किया और उन्होंने उसको कल्चर कराया। कल्चर कराने के बाद उन्होंने यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक हेल्दी माउस के अंदर इंजेक्ट किए। तब जब उन्होंने हेल्दी माउस के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट किए तो इंजेक्ट करने के बाद जो हेल्दी माउस था उसकी डेथ हो गई। अब इस जो डिजीज एनिमल जो जिसकी डेथ हो चुकी थी उसी माउस में से उन्होंने जो है ब्लड विथड्रॉ किया और ब्लड विथड्रॉ करने के बाद उन्होंने देखा कि इस माउस में उसी डिजीज के बैक्टीरिया और पैथोजन मौजूद हैं। तो यहीं से इन्होंने अपने कुछ कंसेप्ट दिए इस थ्योरी, इस एक्सपेरिमेंटल से कि अलग अलग जो कंसेप्ट दिए वही कॉच पोस्टुलेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि कॉच पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द लीजन ऑफ द डिजीज।
तो इसका मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कोई ना कोई डिजीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, मोस्ट ऑफ द डिजीज के अंदर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ इन्होंने सेकंड जो पॉस्टुलेट है कोच का, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो डिजीज होती है उस डिजीज मींस उस एनिमल में से या ह्यूमन में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया जा सकता है और फिर उनको कल्चर कराया जा सकता है। थर्ड उसमें ये बात कह रहे हैं कि द सेम डिजीज मस्ट रिजल्ट व्हेन द आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनोक्युलेटेड इनटू अ सुटेबल लेबोरेटरी एनिमल। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि जो भी एनिमल को हम सेम वही आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म अगर हेल्दी एनिमल को दे रहे हैं तो सेम वही डिजीज उस एनिमल को हो जाएगी। क्लियर। फर्दर फोर्थ पोस्टुलेट जो है कोच का, वो क्या कहता है कि अगर यही री आइसोलेट करें हम इसी ऑर्गेनिज्म को, उसी में से प्योर और उसका प्योर कल्चर करें, तो फर्दर से एक्सपेरिमेंटल एनिमल के अंदर क्या हो जाएगा, लीजन प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्लियर। तो ये चारों पोस्टुलेट जो है कोच पोस्टुलेट्स कहलाते हैं। फर्दर यहाँ पर सब्सिक्वेंटली कुछ साइंटिस्ट ने फर्दर एक फिफ्थ क्राइटेरिया और ऐड किया। वो क्या था, उनका कहना ये था कि जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज होती है वहां पर उसी डिजीज के अगेंस्ट में, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में एंटीबॉडी जो है वो डेवलप हो जाती हैं और यही एंटीबॉडी पेशेंट के सीरम में नजर आती हैं। क्लियर। तो ये सब पोस्टुलेट थे। हालांकि यहाँ पर कुछ पोस्टुलेट्स के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक्सेप्शंस हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कोच के पोस्टुलेट को जो है फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइकोबैक्टीरिया लेप्री है, ट्रिपोनिमा पैलिडम है और निसेरिया गोनोराई है। ये तीनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कोच पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा। यहाँ पर एमसीक्यू आपका बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक जीपैट, नाइपर, नीट पीजी कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट फॉलो कोच पोस्टुलेट। तो आप लोगों के सामने यही तीन ऑप्शंस आ जाएंगे या फिर और कोई एक ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा और बाकी ऑर्गेनिज्म कुछ दूसरे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि माइकोबैक्टीरिया लेप्री, ट्रिपोनिमा पैलिडम और निसेरिया गोनोराई जो है कोच पोस्टुलेट फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर एवरीवन। देखिए अब बात करते हैं पॉल एनरिच की। एनरिच ने क्या किया था, इनका एरा जो है 1854 से 1915 तक था। अगर हम पॉल एनरिच की बात करें तो ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट, ओके, एंड ही आल्सो नोन एज अ फादर ऑफ कीमोथेरेपी। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फादर ऑफ कीमोथेरेपी के बारे में आपके से क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। फर्दर अगर हम बात करें तो इन्होंने एसिड फास्ट टेक्निक दी थी और एसिड फास्ट टेक्निक से जो हम स्टेनिंग करते हैं तो उसमें इन्होंने ट्यूबरकुलाई बेसिलाई को सबसे पहले उसकी नेचर बताई थी कि ट्यूबरकुलाई बेसिलाई जो बैक्टीरिया है उसकी जो नेचर है वो एसिड फास्ट है। ओके, देन फर्दर ही आल्सो डेवलप द स्टेनिंग इन टिश्यू एंड ब्लड सेल्स। तो टिश्यू और ब्लड सेल्स के अंदर जो स्टेनिंग की जो टेक्निक थी वो पॉल एनरिच ने ही डेवलप की थी। और एंड पॉल एनरिच ने जो प्रपोज किया था टॉक्सिन और एंटी टॉक्सिन इंटरैक्शन का जो फिनोमिना इन्होंने प्रोड्यूस किया था, प्रपोज किया था, तो ये इस फिनोमिना को हम एरलिच फिनोमिना बोलते हैं। क्लियर। और अभी भी आज के टाइम में भी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टॉक्सिन और एंटी टॉक्सिन इन्हीं के मेथड से किया जाता है। क्लियर एवरीवन। अब यहाँ बात करते हैं कि इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी, उसको साइड चेन थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन बोला जाता है। ओके, तो साइड चेन थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन्होंने दी थी। कीमोथेरेपी के अंदर अगर हम बात करें तो इन्होंने एक आर्सेनिकल कंपाउंड से साल्वार्सन कंपाउंड उसका नेम है और इस कंपाउंड को इन्होंने नेम दिया था मैजिक बुलेट। ओके, सो ये जो मैजिक बुलेट था मींस ये कंपाउंड जो था इससे इन्होंने सिफिलिस को ट्रीट किया था और इसी से इस फिनोमिना को इन्होंने कीमोथेरेपी नाम दिया था। ओके, देन फर्दर अगर हम बात करें तो द बैक्टीरिया को भी नाम इन्होंने इतना सारा वर्क किया था तो कुछ बैक्टीरिया का नाम इनके नेम से ही किया गया। जैसे एयरलिचिया एक बैक्टीरिया है उसका नाम इनके नेम पे किया गया है और इन्हीं के कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन इम्यूनोलॉजी। क्लियर। एंड ही वाज द फर्स्ट फाउंडर एंड फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ पॉल एनरिच इंस्टीट्यूट इन जर्मनी। अगर हम आगे बात कर रहे तो जो अदर कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें हैंस क्रिश्चियन ग्राम का नाम आता है। इन्होंने ग्राम स्टेनिंग दी थी, आप लोग पढ़ेंगे ही, आप लोगों के
सिलेबस में है यहाँ ग्राम स्टेनिंग से हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्दर अगर हम बात करें चार्ल्स चैम्बरलैंड की, तो चार्ल्स चैम्बरलैंड को देखिए आप, चार्ल्स चैम्बरलैंड जो थे वो पाश्चर के ही एसोसिएट थे और उन्होंने पोर्सिलिन बैक्टीरियल फिलर था उसको बताया था कि ये पोर्सिलिन बैक्टीरियल फिलर है, इसी से हम जो वायरस की डिस्कवरी हुई थी और उनका रोल जो डिजीज में था केवल और केवल इसी पोर्सिलिन बैक्टीरियल फिलर की वजह से फर्दर हुआ। क्लियर। यहाँ अगर हम बात करें एर्नस्ट रस्का की, तो एर्नस्ट रस्का को देखिए, इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवरी की, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताया और इन 1931। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफी इंपॉर्टेंस रखता है, इसी से हम माइक्रोब की स्मॉल स्ट्रक्चर को देख पाते हैं और जो भी सेल के जो छोटे से छोटे पार्ट होते हैं उनको बहुत एनलार्ज कर सकते हैं। देन फर्दर हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें, इन्होंने 1929 के अंदर जो है पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। ये एंटीबायोटिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और वंडर ड्रग में आता है पेनिसिलिन। सो पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का काफी बड़ा योगदान है एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी को लेकर। देन अगर हम गॉड पास्चर्स की बात करें, तो गॉड पास्चर्स ने जो था वायरल कल्चर टेक्निक दी थी चिक एम्ब्रियो से। क्लियर। एंड देन लेडी मैरी वॉर्लिन मोंगलों की बात करें हम, तो इन्होंने क्या बताया था कि दे इंट्रोड्यूस वेरियोलेशन ऑफ इम्यूनाइजिंग एजेंट्स इन स्मॉल पॉक्स। ओके। देन इली मेल्किनॉफ की बात हम करें, तो ही डिस्क्राइब द फैगोसाइटोसिस एंड टर्म फैगोसाइट्स। क्लियर। देन एमी ने हमें ये बताया था कि एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर एवरीवन। देन बारबरा मैक्लिनॉफ की अगर हम बात करें, तो शी डिस्क्राइब द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स इन बैक्टीरिया कॉल्ड ट्रांसपोजोन। ओके। एंड देन अगर हम वालर गिबर्ट और फ्रेडरिक सेंगर की अगर हम बात करें, तो इन्होंने फर्स्ट जो है डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। देन कैरी बी मुलिस जो है वो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं हिस्ट्री के अंदर, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के बारे में बताया था, उसकी डिस्कवरी की थी, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया 1993। Look at this, these are the discoverer and these are the organism। लाइक ऑगस्टॉन जो है उन्होंने स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को डिस्कवर किया था। देन निस्सर जो है साइंटिस्ट है, उन्होंने निसेरिया गोनोराई को डिस्कवर किया। देन विशेलबैम है, इन्होंने निसेरिया मेनिंजाइटिस को डिस्कवर किया। लॉफेलर है, इन्होंने कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी को डिस्कवर किया। फ्रैंकल है, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को डिस्कवर किया। ब्रूस है, इन्होंने ब्रूसेला को डिस्कवर किया। किट्टिसेटो है, इन्होंने क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई को डिस्कवर किया। देन हैंसन है, हैंसन काफी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इन्होंने माइकोबैक्टीरिया लैप्री को डिस्कवर किया। ये क्वेश्चन आप लोगों से काफी बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। ओके। देन यर्सिन एंड किटासेटो है, इन्होंने यर्सिनिया पेस्टिस को डिस्कवर किया। देन शेडिनम एंड हॉफमैन है, इन्होंने ट्रिपोनिमा पैलिडम को डिस्कवर किया। देन डैनियल कैरियन है, इन्होंने बार्टेनेला को डिस्कवर किया। ओके। इसी तरह से और भी काफी सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। नाउ लुक एट दिस बैक्टीरिया नेम्ड आफ्टर द डिस्कवरर। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उनका नाम जो है साइंटिस्ट के नेम से पहले, मतलब साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया था इसीलिए उनका नाम उनके नेम से पहले जुड़ा हुआ है। जैसे कि क्लैबलोफेलर बैसिलस, तो इसी बैक्टीरिया का जो नाम है वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी है। ओके। अगर इसी तरह से हम बात करें, कॉच व्हीट बैसिलस है, इन्होंने हीमोफिलस इजिप्टिस जो है इसी का नाम है। ओके। जैसे कि ईटन एजेंट है, जैसे माइकोप्लाज्मा निमोनी है, तो इसको ईटन एजेंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईटन व्हाट इज ईटन एजेंट। ओके। तो आप लोगों को याद रखना, ईटन एजेंट इज ए नॉट अ केमिकल, इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर एवरीवन। इसी तरह से साल्मोनेला टाइफी है, इसको गैफी इबर्थ बैसिलस भी बोला जाता है। और दीज आर द नोबेल लॉरेट। ये टेबल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस टेबल में आप लोग देखिए कि जो नोबेल लॉरेट्स हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी को लेकर वर्क किया और फिर उनको नोबेल प्राइज मिला। जैसे कि अगर हम जैसे सर रोनाल्ड रोज हैं, उन्होंने मलेरिया का लाइफ साइकिल बताया। एमिल इवॉन बेहरिंग है, इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ एंटीटॉक्सिन अगेंस्ट डिप्थीरिया बताया। ओके। रॉबर्ट कॉच को नोबेल प्राइज मिला हुआ है फॉर डिस्कवरी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इसी तरह से आप पॉल एलरिच और
एली मैकिनॉफ की बात हम करें तो इन्होंने डिस्कवरी ऑफ सेलेक्टिव थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन के बारे में बताया। एंड आप लोगों के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। इसी तरह से एवियो ब्लड ग्रुप जिन्होंने डिस्क्राइब किया, जैसे कार्ल लैंडस्टीनर थे, उन्होंने एवियो ब्लड ग्रुप डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो नोबेल प्राइज विनर है उनके लिए आप लोगों को उनका ईयर और उनको किस बात के लिए, उनकी किस डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, ये आप लोगों को लर्न करके रखना है। क्लियर? सो वाटसन एंड क्रिक को 1962 में डिस्कवरी ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के लिए नोबेल प्राइज मिला। ओके एवरीवन, तो इसी तरह से आप इन सबको लर्न कर लेंगे। फर्दर ये भी एक फर्दर आगे की लिस्ट है, तो ये इसी तरह से आप नोबेल प्राइज विनर और इनको लर्न कर सकते हैं। अब नाउ बात करते हैं हमारे एमसीक्यू सेक्शन की। So look at this. The first question is, who is the father of microbiology? A. Paul Ehrlich, B. Louis Pasteur, C. Hans Christian Gram, and D. Alexander Fleming. Question number 2, who is the father of chemotherapy? A. Paul Ehrlich, B. Louis Pasteur, C. Hans Christian Gram, D. Alexander Fleming. Question number 3, who is the father of antiseptic surgery? A. Paul Ehrlich, B. Louis Pasteur, C. Marie Curie, and D. Joseph Lister. Okay. Question number 4, which is a cause postulate? A. Associated with the lesion of the disease. B. It should be possible to isolate the organism in pure culture from the lesion of the disease. C. The same disease must result when the isolated microorganism is inoculated into a suitable laboratory animal. And D. All of these. Question number 5, who disapproved theory of spontaneous germination? A. Paul Ehrlich, B. Louis Pasteur, C. Robert Koch, and D. Joseph Lister. So I have already given answer of all of these questions in my lecture. So go through with the whole lecture and answer in the comment box. So यहाँ पर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।